हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो 6 से लेकर के 12 तक के पूरी एनसीईआरटी कवर कराते हुए हमारे पास आपके लिए ढेर सारे पर्याप्त कंटेंट है। फिर आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड के हो, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ाई में आपका बहुत ही अच्छा एक हमसफर, एक साथी बनता है। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके गो थ्रू कर लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपने हिंदी की। जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम है आद्या और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूं। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहली बार सुनी है, तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और क्योंकि आज हम जो है अपने जो हमारी क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक है मल्हार, उसके अंतिम पार्ट पर है। और ये जो पार्ट है ये उसका पार्ट 2, जो हमारा पार्ट 13 है, जो कि है पेड़ की बात, इसका पार्ट 2 पूरे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पेड़ से रिलेटेड हम लोगों ने पार्ट 1 में जो भी चीज़ें पढ़ी है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। मैं बहुत ही छोटे में आपको इस पूरे पार्ट का एक समरी बता देती हूँ। हमारे जो इसके राइटर हैं वो हैं हमारे जगदीश चंद्र बसु जी। उनका ऐसा मानना है, वो मानना क्या है, वो उनका जो कहना है कि वो पेड़ को लेकर के उनको बहुत लगाव है। वो बहुत सारी वो चीज़ें लिखे हैं पेड़ को लेकर के। पेड़ में जीव होता है, वो पेड़ भी लिविंग थिंग है, ये प्रूफ करने वाले वो पूरे विश्व के पहले थे। और भी 2-3 चीज़ें हैं उनके बारे में जो चीज़ उन्होंने प्रूफ की थी, तो वो अब आप वीडियो में देख लीजिएगा क्या क्या सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको छोटे में बताते हैं। फिर पाठ में जब शुरुआत होती है तो उन्होंने बीज से पाठ की शुरुआत की है कि जब बीज में अंकुर फूटता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले एक हिस्सा नीचे की ओर जाता है और दूसरा ऊपर की ओर। जो हिस्सा नीचे की ओर जाता है हम उसे जड़ कहते हैं, और जो ऊपर की ओर आता है हम उसे तना कहते हैं। और अंग्रेजी में अगर हम बोले तो ये रूट और शूट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो लेखक हैं उन्होंने मुझे ये, हम लोगों को ये बताया कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार पेड़ भी खाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास दांत है इसलिए हम कठोर चीजें खा सकते हैं। लेकिन जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके पास दांत नहीं होते तो हम लोग उसको दूध या फिर द्रव्य चीजें देते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ के पास भी दांत नहीं होते, इसलिए हम उसे द्रव्य लिक्विड चीजें हम उन्हें देते हैं, जैसे पानी हो गया, इस तरीके की चीजें हम उनको डालते हैं। और पेड़ कैसे खाना खाते हैं, एक तो द्रव्य के जरिए और दूसरा वायु के जरिए। वो वायु कौन सी है, वो है भाई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। वो जहरीली हवा जो हम लोगों के लिए, अगर वो वायुमंडल में रहती है तो हम लोगों जी नहीं पाएंगे बहुत जल्दी। उसको जो वो हमारी कह लो कि वो जो जहरीली हवा है, अगर हमने उसको अपने अंदर इनहेल कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारी मौत निश्चित है। और बेचारे जो हमारे पेड़ पौधे हैं, मतलब भगवान ने हमें इस तरीके से पूरे सृष्टि की रचना की है, जो चीज़ हमारे लिए जहरीली है वही चीज़ वो खा करके उसको शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। बस यही सब चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लेखक ने पार्ट 1 में हमें बताया था। एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि देखो वो हम लोगों को बात बस बताते जा रहे हैं। अब यहाँ से और क्या क्या बातें हैं वो पेड़ से ज़रूरी, वो हम लोगों को अब बताते हैं। चलो जल्दी से इस वीडियो में देख लेते हैं। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स बहुत ही, क्योंकि मैंने बहुत ही एकदम डिस्क्राइब करते हुए आपको समझाया है क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी उसमें शायद बताया गया था कि वहाँ पे बताते हैं कि अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें ये होता है कि आप जो हमारे पेड़ है उसके तना में या फिर रूट में बहुत ढेर सारी नलियां हैं, जिसके थ्रू जो हमारे रूट है, जड़ से खाना पूरे शरीर में उसके संचारित होता है, जैसे हमारे अंदर नसें हैं, ठीक उसी प्रकार। और जो अगर हम पत्तियों को गौर से देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो वहाँ पे हमें बहुत ढेर सारे मुंह दिखेंगे और उसके होठ दिखेंगे। वो जो मुंह है बच्चों वो स्टोमेटा है, और जो वो होठ की बात की गई है वो होठ हमारे गार्ड सेल्स है। अब इसका क्या फंक्शन है, क्या चीजें है, मैंने उस वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आज के पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे हमारे पेड़ से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं हमारे लेखक जी कह रहे हैं, चलो इनको देखते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं।
और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये देखो अंगारक वायु क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि अंगारक वायु का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो वायु जो हम छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंगारक वायु। समझ में आया? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो जब उन पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मतलब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब पत्ते उस ऊर्जा के सहारे, मतलब जब पत्ते फिर जो हैं उस किस ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा के सहारे जो उनको लाइट पड़ती है, सनलाइट की एनर्जी के थ्रू वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को अलग कर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को अलग करते हैं और यह अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करता है। और ये जो कार्बन है वृक्ष के शरीर के अंदर घुस करके वो गार्ड के थ्रू अंदर घुसता है, जो गार्ड सेल्स होती है ना स्टोमेटा में, उसके थ्रू अंदर घुसता है और वो पेड़ को पोषण देता है, मतलब वो अपना खाना खाती है इस प्रक्रिया से। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। पेड़ पौधे क्या चाहते हैं? प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। ये किस प्रकाश की बात हो रही है बच्चों? ये प्रकाश हमारे सूर्य की प्रकाश की बात हो रही है। आपको भी बहुत बखूबी पता है कि अगर सनलाइट ना हो तो हमारे पेड़ लोग अपना ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको नहीं कर सकते हैं। पेड़ के अंदर क्लोरोफिल जो है वो सब अधिकतर इसीलिए बंधी हुई है, वो सब कहाँ से आ रही है? मेन सोर्स क्या है प्लांट का? सनलाइट। ठीक है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ये जिस प्रकाश की बात हुई है ये सूर्य की प्रकाश की बात हो रही है। आगे, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते, मतलब प्रकाश न मिलने पर वो मर जाते हैं। पेड़ पौधे का सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। सभी पेड़ पौधों की क्या कोशिश रहती है कि उनको बस प्रकाश मिल जाए, सनलाइट उनको मिल जाए थोड़ी सी भी। अब देखो इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या बात बोली है, यहां से पढ़ना। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। मतलब कि अगर इन्होंने बताया कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि एक मान लो पौधे को लेते हो और उसको रख देते हो अपने कमरे के अंदर, तो देखना खिड़की के पास ही रखना थोड़ा, तो देखना जहां पे उसको रोशनी मिलेगी ना, जो पत्तियां हैं वो उसी ओर जाएंगी, वो खिड़की की तरफ जाएंगी, मतलब अर्थात प्रकाश की ओर वो जाएंगी। उनको किसी भी हाल में प्रकाश चाहिए तो वो उसी की ओर जाती है। अब ऐसा समझो, मान लो आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है, और पूरे कमरे में आपको इतनी सी खिड़की है खाली हवा आने जाने के लिए, तो और मान लो पूरे धीरे धीरे उसमें कार्बन भरता जा रहा है। फिर आपको जब ऑक्सीजन चाहिए तो आप कोशिश करोगे ना, हाथ पैर मारोगे ना, वो उसी खिड़की की तरफ जाओगे क्योंकि आपको पता है बाहर से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो पौधा है उसको भी पता है कि उसको अपने जीवन मतलब उसको जीवित रहने के लिए प्रकाश की ओर जाना है, सूर्य की रोशनी की ओर जाना है। यहां तक समझ में आया? चलो बचकर प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। वन अरण्य में, मतलब वन में, जंगल में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आप जंगल वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे वहां पे कैसे होते हैं। मान लो ये एक बात पे फिर से आपको मेरी गंदी ड्राइंग देखनी पड़ेगी। ये पेड़ है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसके ना डालियां, मतलब ऐसे बेल जो है वो इस पे लिपटे रहते हैं, किसी भी प्रकार वो ऊपर की ओर जाते हैं ताकि उन्हें क्या मिले, उन्हें सनलाइट मिले। आप देखो मान लो सनलाइट यहाँ से आ रहा है तो ये सनलाइट नीचे वाले पौधों को नहीं मिल पा रहा है, तो इस चक्कर में क्या होता है बहुत सारे पौधे नीचे मर भी जाते हैं। और ये जो बेल होती हैं, जो हमारी बेल होती हैं या फिर जिनको क्लाइंबर्स कहते हैं, जिसको वाइन्स कहते हैं, वो ऊपर की ओर जाने की प्रयास करती हैं। इस बात में यही बात बोल रही है, बोला जा रहा है। समझ में आया? फिर देखो कौन कौन से जल्दी सिर उठाकर पहले प्रकाश में झपट ले। यहाँ उन्होंने मानवीकरण किया है। पेड़ का तो सर नहीं है कि वो सर उठा ले, लेकिन हाँ यहाँ पे जिस सिर की बात हुई है पेड़ का सिर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मानवीकरण किया कि जैसे पेड़ ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपना सर उठा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में क्या कहता है, देखो बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव से मर जाएंगी।
मतलब जब अगर जो बेल हैं उन लोगों को अगर प्रकाश नहीं मिलेगा, बेल या किसी भी अगर कोई भी पौधा ऐसा है जिसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है बच्चों, तो वो थोड़े टाइम के बाद मर जाएंगी। मतलब सनलाइट उनके लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। यहां तक समझ में आ गया? चलो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसलिए वे पेड़ से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती हैं, और इसीलिए वो पेड़ से लिपटी हुई क्या होती हैं? ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दिन मैं ये पेड़ के ऊपर चली गई तो क्या मुझे क्या मिल जाएगा? सूर्य की रोशनी मिल जाएगी, इसलिए वो ऊपर की ओर अग्रसर रहती हैं। आगे, अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। क्या समझ गए होंगे? कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। मतलब जो प्रकाश है बच्चों, यही जीवन का मतलब कह लो जीवन, उनका जो जीवन है वो इसीलिए है। मूल मंत्र क्या है? कि सूर्य की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वही उनके जीवन का मेन आधार है, ऐसा समझो। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। मतलब सूर्य के जो किरण है उसका जब उनको प्रकाश मिलता है तभी वो पेड़ बनते हैं, तभी वो आगे की ओर बढ़ते हैं, अन्यथा उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मर जाते हैं। यहां तक समझ में आया? उसके बाद पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबाद्य है। मतलब जो पेड़ है मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसके कण कण में, मतलब रेशे रेशे मतलब हर एक पॉइंट में, हर एक सेल के अंदर जो है पेड़ पौधे के, सूर्य की किरणें उसमें भरपूर हैं, और अगर नहीं होती हैं तो फिर वो मर जाते हैं। समझ में आया? यही है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। मतलब बच्चों ये यहाँ पे ईंधन जो है ना, ये लकड़ी से बोला गया है। जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो आप देखते हो उसमें से गर्म ताप आता है, आग आता है। तो ये वही बात कह रहा है कि जब हम लकड़ियों को जलाते हैं, जलाने पर जो प्रकाश व ताप, मतलब जो उसमें जो प्रकाश, जो रोशनी आती है, और ताप कहते हैं जो उसकी गर्माहट होती है वो प्रकट होती है, बाहर आती है, वह सूर्य की ही ऊर्जा है। वो जो ऊर्जा है वो सूर्य की ही है। मतलब समझो हमारे लेखक ने कितना इसमें डीप घुस करके उन्होंने ये विचार निकाला है कि जो पेड़ है वो पूरे टाइम क्या करता है? सूर्य से अपनी रोशनी लेता है, लेते लेते वो अपने अंदर कोशिकाओं में, अपने सेल के अंदर वो रखता जाता है। फिर एक टाइम के बाद क्या आता है कि वो जो सेल है, मान लो जो वो पेड़ सूख गया, हमने उस लकड़ी को लेके जलाया, तो लकड़ी के जलाने से जो हमें आग मिल रही है, जो हमें गर्माहट मिल रही है, वो वही सूर्य की किरणें हैं जो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में तब्दील हो जाती है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि जो हमारी एनर्जीज हैं वो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कभी भी बनाई नहीं जाती और वो कभी भी खत्म भी नहीं होती, वो जस्ट एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है। तो ये वही बात बोल रहा है कि वो जो पेड़ है वो पूरे टाइम जो सनलाइट उसने एब्जॉर्ब किया है उसको वही वो चेंज करके क्या करता है भाई? प्रकाश और गर्माहट देता है। यहां तक समझ में आया? चलो, पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। मतलब ये जो पेड़ पौधे व समस्त हरियाली, जो ये जो पेड़ पौधे हैं और जो भी हमारी हरियाली है वो प्रकाश हथियाने का जाल है। मतलब प्रकाश को, सूर्य की किरणों को स्टोर करने का एक ये जाल बिछाया हुआ है, ऐसा हमारे लेखक का कहना है। आगे देखो, पशु डांगर पेड़ पौधे मतलब पशु जानवर लोगों की बात की गई है। पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। मतलब जो पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, उन लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे की ये जो हरियाली है यही खा करके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। मतलब वो जो हमारे जितने भी एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ पौधों पर ही आश्रित है अपने जीवन के लिए। अगर वो खाएंगे नहीं तो भैया फिर वो जीवित नहीं रह पाएंगे। यहां तक समझ में आया? आगे क्या कह रहा है? पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। और जो हमारा यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो पेड़ पौधे में जो ये सूर्य का प्रकाश है, मतलब ये जो सोलर का एनर्जी है, जो सनलाइट है, पेड़ पौधों में एब्जॉर्ब हुई है, ये इसी के थ्रू जो है वो उन जानवरों में भी, तमाम जानवरों में जो उसको खा रहे हैं उसके अंदर भी प्रवेश करती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो,
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, अभी तक छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं। यहाँ तक देखो बच्चों, बता रहे हैं हर तरह से इसको समझना, क्योंकि अगली लाइन दूसरे लाइन से थोड़ा अंतर है, तो दोनों के बीच में आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा, यहाँ पे बात चल रही थी किसकी, यहाँ पे ईंधन की बात चल रही थी, जलाने की बात हो रही थी, फिर यहाँ से खाने पर आ गया कि वो सूर्य की रोशनी कैसे कैसे लोगों के अंदर तक आ रही है। तो इसको बहुत ही ना मतलब हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ना, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। मतलब अगर हम अनाज और सब्जी हम भी नहीं खाएंगे तो हम इंसान भी नहीं बच पाएंगे, जानवरों की बात तो छोड़ ही दो। तो यहां तक आपको समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। मतलब अगर आप सोच के देखो तो हम लोग मतलब हम इंसान, जानवर, सभी पूरी जो धरती चल रही है वो किस चीज पर जीवित है, प्रकाश की खुराक पाने पर। मतलब जब हम लोग सनलाइट को खाते हैं किसी भी रूप में तभी हम लोग जीवित है। कैसे, देखो अब आप लोग बोलोगे हम लोग तो भाई जादू है नहीं कि हाथ आगे की और बोले धूप, नहीं, हम लोग धूप नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ हम लोग सूर्य की रोशनी खाते हैं। कैसे, हम लोग सब्जियां खाते हैं, सब्जियों के अंदर, पेड़ों के अंदर क्या है, सूर्य की रोशनी। भाई वो सूर्य की रोशनी उसी में तो है, और वो जब पेड़ पौधों ने वो सूर्य की रोशनी को खाया, फिर वही तो हम लोग भी तो पेड़ पौधे खा रहे हैं, हम लोग भी तो वही सब्जियों को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो वो सूर्य की रोशनी है ना। तो इनडायरेक्टली हम लोगों के अंदर भी सूर्य की रोशनी ही है, और हम लोगों को ये खुराक पाना अति आवश्यक है, वरना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग जानवर को खा रहे हैं, तो भाई जानवर लोग भी तो अल्टीमेटली खा तो भाई सब पेड़ पौधे ही रहे हैं ना। यहाँ पे यही बात बोली गई है। समझ में आया कि सूर्य की रोशनी पूरे जो भी हमारी धरती पर जो भी जीव हैं, जीव जंतु जैसे जानवर हो गए, हम मनुष्य हो गए, हम लोग सबके लिए सूर्य की रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों के लिए तो खैर है ही। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। मतलब यहाँ पे बता रहा है, अब जो हमारे पेड़ हैं उसके लाइफ स्पैन पे जो उनकी जो अवधि होती है वो बता रहा है कि पेड़ लोग भी, देखो ये पूरी तरह से बच्चों एक चीज समझना, ये तो उन्होंने लिखित तौर पे लिखा है, एक इसके जो पीछे का अर्थ है वो ये है कि जो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी हैं उन्होंने ये बात सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है, हम मनुष्यों की तरह ही। समझ में आया। तो वो हर एक वो बारीकियों को, एक एक पॉइंट को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान और पेड़ पौधे एक समान होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पेड़ पौधे भी क्या है भाई, पैदा होंगे, बीज से उन्होंने पैदा करना शुरू किया, और अब यहाँ पे आके क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे इंसान पैदा होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद बूढ़े, बूढ़े होने के बाद वो भी मरते हैं। पेड़ पौधे भी इसी प्रकार हैं। कई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। मतलब कई ऐसे पेड़ हैं जो 1 वर्ष के अंदर ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। मतलब अब यहाँ पे बता रहा है कि हमारे जो पेड़ हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। हर तरफ से ये प्रूव कर रहा है कि ये लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पेड़ नहीं होते हैं। उनमें भी मानव के मतलब मानवीय जो हमारे लोग हैं, मनुष्य हैं, उन्हीं के भांति उनके अंदर भी सद्भावनाएं हैं। उनका जो कह लो कि जो भी उनका रहन सहन है, हर चीज कैसी है वो उनके हिसाब से ही है, मनुष्य की तरह ही है, एकदम भली भांति है। उन दोनों में अंतर नहीं है, ज्यादा भेद नहीं है। देखो और क्या क्या बोलते हैं। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि मरने के बाद वो अपनी संतान छोड़ जाते हैं। बच्चे कौन पैदा करता है? इंसान करते हैं, जानवर करते हैं, पेड़ करते हैं क्या? हाँ पेड़ करते हैं। देखो पेड़ के जो बच्चे हैं उनका क्या नाम है? दूसरे ही वाक्य में उन्होंने बता दिया है, बीज ही उनकी संतान है। मतलब वो याद है जब हमारा जो ये पाठ शुरू हो रहा था तो उसके शुरुआत में ही लिखा हुआ था कि एक बीज बोया हुआ था मिट्टी के नीचे, फिर उसको बोल रहे हैं कि अब अंदर मत रहो, बाहर आओ, सूर्य की रोशनी मतलब प्रकाश तुम्हें बुला रही। ऐसे करके हमने एक शिशु के भांति उसको बोला था ना, तुलना की थी ना। तो ये वही बता रहा है। अब यहाँ पे जाके वो प्रूव कर रहा है कि बीज कौन है? वो जो पेड़ है उन्हीं की संतान है, उन्हीं के बच्चे। मतलब पेड़ भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे देखो, बीज की सुरक्षा व सार संभालने के लिए पेड़
फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करते हैं। अब यह क्या कह रहे हैं कि भाई जो पेड़ है वो भी भाई माँ है, वो भी अपने बच्चों की सेफ्टी चाहती है, तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, बीज होती है, बीज के अंदर चारों ओर ना वो फूल की पंखुड़ियों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो जो बीज है वो सुरक्षित रहे। जैसे मान लो हम एक सिंपल सा ड्राइंग ये बनाते हैं ना फूल का, ये बचपन से बनाते आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा, है कि नहीं। ये जो बीज है, बीच वाला क्या है, इसको ऐसे समझो, ये जो बीच वाला जो ये है, ये क्या है, इसमें बीज है, ठीक है, और ये चारों ओर उसकी पंखुड़ियां हैं, मतलब बीज को कह लो कि घेराबंदी करके उसकी रक्षा करने हेतु पेड़ क्या करते हैं, चारों ओर पंखुड़ियां उसको लगा देते हैं ताकि उनका जो बीज है, उनका जो संतान है वो सुरक्षित रहे। यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं, एक मिनट कहाँ आगे, नीचे आ गई, ठीक है, वो घर तैयार करते हैं, मतलब फूल से सजा के, वो जो पंखुड़ियों से सजा के बीच के चारों ओर क्या करते हैं, वो उनका एक घर तैयार करते हैं, चारों ओर घेरा बना देते हैं, जिसको देख के ऐसा लगता है वो बीच का घर है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। मतलब पेड़ जो है उस पर ढेर सारे जब फूल अच्छे से लग जाते हैं तो उसके बाद वो जो पेड़ है वो कितना सुंदर लगता है। कभी आपने देखा है वसंत में कितने चारों ओर रंग बिरंगे फूल होते हैं, पेड़ों लदे रहते हैं, किससे, हमारे फूल से, फल से, कितना अच्छा लगता है उनको देखकर, है कि नहीं। हाँ भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो होने पर फूल कितने सुंदर दिखलाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहे हों, मतलब यहाँ पे ये लाइन कह रहे हैं कि कौन हंस रहा है भाई। देखो क्या होता है, जब एक पिता या जो भी माँ होती है, उनका बच्चा जब बड़ा होता है, मतलब वो जब मुस्कुराता है तो उसको देखकर वो स्वयं भी मुस्कुराते हैं, उनकी हरकतों को देखकर, उनके मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों की हरकतों को देखकर बहुत मुस्कुराते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं। ठीक वही काम हमारा पेड़ कर रहा है। पेड़ जो है अपने आप को ढक लिया है किससे, ढेर सारे फूलों से। वो जब वो देख रहा है कि पेड़ जो है मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते कैसे, रंग बिरंगे हवा के साथ इधर से उधर हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा वो उसको देख करके ऐसा लगता है कि पेड़ स्वयं भी फूलों के बहाने स्वयं भी हंस रहा हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। मतलब फूल की तरह इससे सुंदर चीज और क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछा है लेखक ने। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई फूल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होता है फूल, ये बात वो हमें स्पष्ट कर रहे हैं। आगे जरा सोचो तो, क्या सोचवा रहे हैं हमारे लेखक, चलो देखते हैं। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं भाई, वो जो है मटमैली मतलब गंदी जो माटी होती है, मिट्टी होती है, उसमें से पोषण लेकर के खाना बनाते हैं, और जो जहरीली हवा है वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेकर के वो अपना खाना तैयार करते हैं, उसी को खाते हैं। फिर इस अवरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मतलब तो फिर वो जब अपना ग्रहण ही समझ लो कि वो खराब कर रहे हैं, मतलब मटमैली चीजें खा रहे हैं, मिट्टी से जो गंदगी है वो खा रहे हैं, और जो जहरीली हवा अपने अंदर ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद भी वो जो इतने सुंदर फूल है वो कैसे आ सकते हैं। वो कौन से भाई, ये कौन सा उपकार, कौन सी ये प्रकृति की रचना है। ये लेखक को बोल रहे कि वो क्या, मतलब वो तारीफ कर रहे हैं ऐसा समझो। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि वो हर अवरूप चीज खा रहे हैं, मतलब ऐसी चीज जो अच्छी नहीं होती वो सब चीजें वो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो भी, जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको जो है हमेशा माहौल अच्छा मिले, गंदे माहौल लेने के बाद भी आप उस चीज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो और उसका रिजल्ट क्या दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। यहां तक समझ में आया। ये तो मैंने आपको एडिशनल ज्ञान दे दिया है, हालांकि यहाँ पे तो भाई हमारे जो राइटर है वो साइंस वाले हैं, ठीक है, तो वो पूरी बातें आपको साइंटिफिक बता रहे हैं। देखो पढ़ते वक्त कई बार आपको लगा होगा ना कि हम ये साइंस की कक्षा चल रही है, भाई मेरे को खुद पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कि मैं साइंस वाली स्टूडेंट हो गई हूँ, हालांकि मैं साइंस वाली स्टूडेंट नहीं थी। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की। तुमने किस चीज की कथा सुनी होगी, स्पर्शमणि की। आप जानते हैं स्पर्शमणि होता क्या है, या एक मिनट समझो, यहाँ पे स्पर्शमणि अर्थात
पारस पत्थर की। क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है, पारस पत्थर? बच्चों, ये पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है जो कि कहा जाता है कि अगर इस पारस पत्थर से हम किसी भी लोहे को छू देंगे तो वो जो लोहा है वो खरा सोना बदल जाता है। हाँ, ये ऐसा ही होता है। पारस पत्थर के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं। और ऐसा भी है कि पारस पत्थर मिलता नहीं है, बहुत, शायद अभी तक तो नहीं मिला है जहां तक मुझे ज्ञान है। अगर आपको इसके बारे में और भी चीजें पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे पारस पत्थर कहाँ से आ गया। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। जिसके छूते ही जो लोहा है वो क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। मतलब माँ यहाँ पे क्या बता रहे हैं, माँ की जो ममता होती है बच्चों, वही वो मणि है। माँ की जो ममता, माँ का जो प्रेम है, स्नेह है बच्चों के लिए, उसको छूते ही क्या होता है, वो वही मणि के समान है। कैसे, देखो, संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। मतलब वो जो मटमैली उनके जो क्या है, जो मटमैली मिट्टी के जो हम गंदगी थी और जो अंगार मतलब कार्बन थे, उसको ऐसा लगता है कि भाई माँ की ममता यहाँ है ना, ममता का स्पर्श होते ही, मतलब पेड़ का स्पर्श होते ही वो जो है वो सब चीजें क्या हो जाती है, अच्छे बन जाते हैं और उसका सुंदर सुंदर फूल बनता है। उन्होंने अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने पूछा ना कि फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मतलब ये जो ऐसे फूल जो हैं, हम जब सारी गलत चीज ग्रहण कर रहे हैं, बेकार चीज खा रहे हैं, तो इतना सुंदर फूल कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे ही उन्होंने इसी चीज का उत्तर दिया है कि वो जैसे स्पर्शमणि होती है कि मतलब लोहे को भी, मतलब खराब चीज को भी वो सोना बना देती है, ठीक उसी प्रकार जो ममता है वो भी वही रूप में है। माँ का जो प्रेम होता है वो बच्चे को छूते के साथ उसको कैसा बना देता है, सोने के समान बना देता है, अर्थात वो उसको सुंदर फूल के रूप में कर देता है। भले उसने ये है ना कि माटी खाई हो और कार्बन अंदर लिया हो, लेकिन जैसे ही वो ममता का स्पर्श मिलता है वो जो फूल है वो सुंदर बन जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। मतलब पेड़ों पर जो मुस्कुराते हुए फूल हम देखते हैं तो वो फूलों को देख करके हमें कितनी खुशी होती है। आपको होती है कि नहीं? भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे पेड़ के बीच में ऐसे ढेर सारे प्यारे प्यारे फूल जब लगते हैं तो, ठीक है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते हैं। भाई उसको देख करके हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, हम ऐसी कल्पना करते हैं लेखक हमारे कि शायद जो पेड़ पौधे हैं वो भी ऐसे ही खुश होते होंगे, प्रफुल्लित होते हैं मतलब खुश होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। मतलब जब हमारे घर में खुशी का माहौल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को, मतलब अपने परिवार वालों को, अपने वो लोग को जो हमारे अपने हैं, उनको हम घर पे बुलाते हैं, आइए खाना खाने आइए, ठीक है। उसी प्रकार फूलों के बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। मतलब जो ऐसा समझो कि जब पेड़ है उन्होंने बच्चे दिए, क्या बच्चे दिए, ढेर सारे फूल, बीज दिए ना, बीज को और चारों ओर जब संरक्षण कर दिया, उन्हें पंखुड़ियों से सजा दिया तो वो फूल बन गए। जब ढेर सारे फूल हो जाते हैं तो वो ऐसा समझ लो पार्टी रखते हैं अपने मित्रों को, किसको, अपने बंधु बांधवों को, अपने मित्रों को क्या करते हैं, अपने बंधु लोग को, अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि आओ मेरे घर आओ, पार्टी है खाने के लिए। अब देखो पेड़ के कौन दोस्त होंगे, वो किसको बुलाते होंगे, उनकी पार्टी कैसे होती होगी। हमारी पार्टी में तो हमें बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है, चिप्स मिलता है, ठीक है, पनीर रहता है, रोटी रहता है, नान रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। पेड़ पौधों के में क्या मिलता होगा, और वो उनके जो बंधु बांधव है वो कौन है, आइए देख लेते हैं अगले स्लाइड में। एक मिनट, एक लाइन बची थी ना, हाँ। उसके बाद देखो यहाँ क्या कहते हैं, स्नेह शक्ति वाणी में पुकार सकते हैं। वो क्या करते हैं, पुकारते हैं और क्या बोलते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को क्या करते हैं, बुलाते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, मेरे घर आओ। वो अपने घर पर अपने लोगों को, अपने मित्रों को बुलाते हैं। अब बुलाते हैं कैसे बुलाते हैं, क्या खिलाते हैं, और वो बंधु कौन है ये देखो।
यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। यहाँ पे हम बोलते हैं कि मेरे बंधु बांधव आओ मेरे घर आ जाओ, और वो कहते हैं कि अगर ये तुम रास्ता ना भटक जाओ, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखा है। मतलब देखो, जब पेड़ होता है ना तो उसके आसपास फूल बिखरते भी हैं, थोड़ा हवा चलती है तो वही बोल रहे हैं कि देखो निशान जो है मैंने लगा रखा है, अगर तुम दूर से देखोगे तो हमें मेरे रंग बिरंगे फूल तुम्हें देख के आकर्षित कर लेंगे, तुम पहचान जाओगे कि मैं बुला रहा हूं, मेरे घर आ जाओ। घर का रास्ता, वो अपना लैंडमार्क बता रहे हैं। भाई जो इनका फ्रेंड है उनके पास जीपीएस नहीं है, ठीक है, जीपीएस हमारे पास है, तो वो उनको बता रहे हैं कि भाई जहां पे आपको रंग बिरंगे फूलों का निशान लगा हुआ है वो मैं वहीं पर रहता हूं, वहीं बुला रहा हूं, आ जाओ। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से ही दिखेंगी। जो इनकी रंगीन रंगीन पंखुड़ियां हैं, मतलब जो मेरे फूल हैं, वो तुमको दूर से दिख जाएंगे, तो इसलिए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लैंडमार्क भी बता चुका हूं। अब देखो वो गया किसको है ये लेटर, ये संवाद किसको गया है, आगे बढ़ो। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चीरकाल से घनिष्ठता है। चीरकाल मतलब बहुत लंबे पहले के वक्त से, घनिष्ठता मतलब बहुत ही कह लो कि बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है, घनिष्ठता, ठीक है। वे दल बल सहित फूल देखने आते हैं। भाई अब मतलब ये जो अपने दोस्तों को बुला रहे थे पेड़, वो कौन से थे, वो मधुमक्खी और तितली थे। उन लोग जब आते हैं तो ऐसा नहीं अकेले आते, अपने साथ पूरे झुंड को, अपने पूरे उनके जितने भी साथी होते हैं सबको लेकर के आते हैं, किससे मिलने, फूलों से मिलने, ठीक है। वे दल बल सहित फूलों को देखने आते हैं। फिर कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ पतंगे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो लोग क्या होते हैं भाई, उन लोग दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखो यहाँ लिखा है ना, नहीं बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। पक्षी लोग जो है उन्हें देखते ही क्या करते हैं, खा जाते हैं। इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। इसलिए रात होने तक वे लोग क्या करते हैं, छिपके रहते हैं। अब आपको समझ में, यहाँ पे सबसे पहले किसको बुलाया, मधुमक्खी व तितली लोगों को बुला लिया है, वो झुंडों के साथ आती हैं फूल को देखने। हाँ, बता रहा है कि उसके दोस्त कौन, पतंगे भी हैं। पतंगे बच्चों ड्रैगन फ्लाइज कह लो, या फिर ऐसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बोलते हैं, होते वो भी हैं, भंवरे, ये सब चीजें होते हैं, लेकिन उन लोग दिन में जल्दी नहीं निकलते, क्योंकि जब पक्षी देखता है ना तो वो उनको तुरंत खा लेता है, इस भय से वो लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं। और शाम होने पर देखो आगे क्या होता है, जाते, इसलिए रात के अंधेरे घिरने तक वे छिपे रहते हैं। रात होने तक क्या होता है, जब तक अंधेरा नहीं आता वो छिप जाते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने के खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। और उन लोगों को बुलाने के लिए शाम होते ही जो फूल हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपनी सुगंध बिखर देते हैं कि भाई जैसे ही वो जो हमारे कीट हैं, जो हमारे ये क्या नाम है, पतंगे हैं, वो उसकी खुशबू सूंघेंगे फूलों की, तो वो खुद ही चले आएंगी। मतलब ऐसा समझो, इनकी दिन की पार्टी में जो है मधुमक्खी और तितली लोग आते हैं, और रात में कौन आते हैं, इनके पतंगे और ये सब कीट वगैरह। यहां तक समझ में आ गई आपको? चलो आगे ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। वृक्ष अपने फूलों की, यहां तक हो गया ना, सुगंध फैला देते हैं, ठीक है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। वृक्ष क्या है, अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। अब आप लोग पूछोगे, पर मैम एक बात बताइए, शहद तो मधुमक्खी बनाती है, ये शहद का संचय फूलों में कैसा होता है? देखो बच्चों, ये जो शहद है यहाँ पे उसके रस से लिया गया है। उनमें कौन सा रस होता है? जल्दी से हमें कमेंट बताइए कि मधुमक्खी लोग फूलों में क्या लेने आती हैं, क्या लेते हैं वहां से, जैसे जाकर के वो शहद बनता है। तो ये वो इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली उसको शहद ही लिख दिया। फूलों में शहद नहीं रहता है। शहद जो हमारी मधुमक्खियां हैं वो आकर के फूलों से नेक्टर लेती हैं और वो जाकर के क्या करते हैं, शहद बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लेखक है उन्होंने सीधा ही बोल दिया है, उसी जो रस है उसको क्या कर दिया है, शहद का नाम दे दिया है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं, मतलब अपने फूलों के अंदर जो वृक्ष है वही क्या करते हैं, रस डालते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं, और जो मधुमक्खी और तितली हैं वो यही फूल से उसका जो है नेक्टर को लेती हैं, वो जो वो पदार्थ होता है उसको सक करके अपना खाती पीती हैं।
और मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। और आपको पता है, ऐसा नहीं है ये पार्टी केवल एक तरफ है, ऐसा समझो पार्टी में सब आ रहे हैं, अब गिफ्ट देने की बारी है। तो यहाँ पे जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। मतलब मधुमक्खी के आने से क्या होता है, जो वृक्ष है उसका भी उपकार होता है। कैसे? मतलब भाई हमारी मधुमक्खी वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देके जा रही है। वो गिफ्ट क्या है, चलो आगे देखते हैं। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे, पराग देखा होगा। भाई वही मैं उसी चीज की बात कर रही हूँ, जो पराग होते हैं ना फूल के अंदर, वही है जिसको मधुमक्खी और हमारे जो बटरफ्लाईज हैं, तितलियां हैं, वो उसको लेती हैं। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूलों पर ले जाती हैं। मतलब जो परागकण है, यहाँ पे गैप होना चाहिए, चलो, जो हमारे फूल हैं, जो मधुमक्खी हैं, वो क्या करती हैं, एक जगह से फूल से परागकण निकालती हैं और दूसरी जगह लेकर के जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता, और जब तक ये परागकण जो है मधुमक्खी नहीं लेगी, उसको तब तक क्या होगा, वो कण उसमें नहीं जाएगा, तब तक बीज नहीं पक सकता। कोई भी बीज नहीं पक सकता, नहीं पनप सकता, जब तक उसको ये कौन सा कण, परागकण नहीं मिल जाता। और ये काम कौन करता है, हमारी मधुमक्खी करती है। यहां तक समझ में आया? चलो, इसी प्रकार फूल में बीज फलता है, और इसी प्रकार क्या होता है, जो फूल है उसमें बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करते हैं। मतलब जो हमारे इसी प्रकार जो हमारे फूल हैं, फूल में जो ये रस है वो उसको क्या करते हैं, ऐसे समझो, रुको, इसी प्रकार फूल में बीज फलता है, और जो हमारा जो फूल है उसके अंदर क्या है, वो बीज जो है पनपता है, मतलब फलता है, और फिर वो एक फल बनता है। आपको पता है ना, फल बनने के पहले वो फूल होता है। तो ये वही चीज यहाँ पे ये बात बता रहे हैं, अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों को पोषण देता है। और जो अपना शरीर है, अपने पूरे शरीर का जो पोषण है वो देता है कौन, वृक्ष देता है। किसको, बीजों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, अब बता रहे कि उनके अंदर जितने भी रस थे वो क्या, वो बीज के अंदर डाल दिए। कौन, पेड़ों ने उस फूल जो उनके बीज है उसके अंदर अपने सारे रस डाल दिए। और अब कहते हैं कि अब जो है पेड़ पौधों को अपनी जिंदगी से ज्यादा मोह नहीं है। मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया। जैसे होता है ना, एक पिता बच्चा पैदा किया, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब जिम्मेदारी उसको दे दी। आप कहा कि अब मुझे कोई दिक्कत है, अब मैं तो भाई ईश्वर के उसमें लीन रहूंगा। यहाँ पे भी भाई हमारा पेड़ जो है बुढ़ापे वाली जो अवस्था है ना, उसमें आ गया है। ठीक है, तिल तिल कर संतान के खातिर सब कुछ लुटा देता है। मतलब एक जो वृक्ष है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ लुटा देता है, ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष है, वो भी अपने बीज के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। उसके अंदर जो भी पोषण, जो भी चीजें होती हैं, वो बीज के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब यहां से, जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। जो शरीर कुछ दिन पहले, मतलब जो पेड़ का जो शरीर था कुछ दिन पहले बहुत हरा भरा था, अब क्या है, वो बिल्कुल सूख गया है। मतलब उसने अपनी सारी हरियाली, सारे पोषण क्या किए, बीज के अंदर डाल दिए हैं। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली। मतलब उनको, जो पेड़ है, वो खुद की अपनी ही शक्ति उठाने की अब उसकी हिम्मत नहीं रहती। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पहले जो है हवा जो है वो उससे मिलते हुए, हिलमिल करते हुए आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। मतलब पत्ते जो है हवा के संग खेलते थे। कभी देखो हवा इधर चली तो पत्ते भी ऐसे ही उड़ते, तो वही बता रहे हैं, उसको क्रीड़ा का नाम दिया। क्रीड़ा मतलब खेलना। ठीक है, तो जो हमारे पत्ते थे वो भी हवा के संग क्या करते थे, क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। जब हवा चलती थी तो पहले जब पूरा हरा भरा था तो पत्तियां उसमें क्रीड़ा करती थी हवा के साथ, और जो छोटी छोटी डालियां थी वो ताल करती थी, मतलब डांस करती थी। ऐसा उन्होंने मानवीकरण किया है कि जो पेड़ है उस टाइम पे हवा के साथ साथ वो डांस करता था। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। अब वो पेड़ सूख गया है और वो हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। मतलब हवा का जो भी वो अब उसको ऐसा लग रहा है कि जब हवा उसको छूती है, क्योंकि पत्ते झड़ चुके हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो जो हवा है वो उसको सीधा आघात कर रही है, मतलब चोट पहुंचा रही है, क्षति पहुंचा रही है। हवा का बस
एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। मतलब हवा का झोंका उसको एक लगता है तो उसको लगता है एक चांटा पड़ गया, और फिर वो इसके बाद वो थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं, और एक एक करके क्या होता है, सभी उसकी जो पेड़ की डालियां हैं वो टूट जाती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ समेत भूमि पर गिर पड़ता है। और एक दिन क्या होता है, अचानक से वो जो हवा है वो जब चलती है तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि पेड़ जो है जड़ के सहित धरती पर गिर पड़ता है। जैसे एक मनुष्य एक टाइम के ऐसा आता है जब बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, वही इंसान जो अपने बच्चों को कंधे पे उठा के घुमाया करता था, एक टाइम के बाद वो खुद का वजन भी नहीं उठा पाता है। आप समझ रहे हो, एक इंसान से पूरी तरह से तुलना की गई है पेड़ पौधों की। ये वाला चीज आपको क्लियर है। अब इसके बाद अंत में क्या है भाई, हमारा पेड़ जो है वो मर जाता है, पर वो अपना संतान दे देता है। कौन? बीज को, जो उसी के प्रकार और भी पेड़ बनेंगे, फिर उनका भी यही स्टोरी रहेगी। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार जो हमारा वृक्ष है वो अपने संतान के लिए, अपने बीजों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, अपना सब कुछ उसको दे करके वो खत्म हो जाता है। आपको समझ में आया? यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं बच्चों, वो पेड़ की तुलना की गई है मनुष्य से। आप स्टार्टिंग में देखो, बीज था तो उसको शिशु बताया गया है, स्टार्टिंग में ही था ना कि उसको ऊपर की ओर बुला रहा है। वो कौन शिशु? एक तरफ देखो बीज, पेड़ का बच्चा, एक तरफ इंसान का बच्चा, ठीक है। वो धीरे से बड़ा होता है, उसकी भी बॉडी डेवलप होती है, इसमें भी डेवलपमेंट हुआ। शिशु क्योंकि खा नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे वो पीते हैं, उसी प्रकार हमारा पेड़ है, उसके पास तो दांत ही नहीं होते, इसलिए वो हमेशा ही क्या करता है, द्रव्य चीजें लेता है और वायु से अपना खाना बनाता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं कि अगर आप देखोगे पेड़ों को, पत्तियों को, डालियों को, तो उसमें बहुत ढेर सारे वेन्स होते हैं। इंसान के अंदर भी ढेर सारी नसें होती हैं। फिर वो बताते हैं कि जो हमारा पेड़ है वो जो है सांस लेता है, वो मतलब सारी चीज़ें खाता है, जैसे स्टोमेटा वाली बात की गई थी। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जो बच्चा होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अपने माँ बाप की चीज़ें ही उसको मिलती हैं, वो चीज़ों को, उसी प्रकार एक जो पेड़ है वो भी अपनी हर चीज़ें क्या करता है, अपने बच्चों में डालता है, अपने बीज में डालता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की सारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार क्या है, पौधे भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे वो अपने बीज के और चारों ओर पंखुड़ियों से घेरा बना के उसका घर बना देते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारी सुरक्षा करने के लिए हमें पौष्टिक चीज़ें खिलाते हैं ना, ताकि हम हेल्दी हो जाए। तो जनरली पूरे पार्ट में उन्होंने कंपेयर किया है एक ह्यूमन को एक प्लांट से, ताकि ये देख लो कि भाई प्लांट भी लिविंग थिंग है और इंसानों की तरह ही है। प्लांट भी डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्लांट जो मतलब इंसान है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपको कुल मिला के आपको पूरे ये जो कहानी है, ये पूरा जो भी पार्ट है, आपको यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको क्या ये पार्ट क्लियर है? और एक चीज़ देख लो, इसके जो लेखक हैं वो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी हैं, लेकिन इन्होंने जो लिखा था वो बंगला में लिखा था। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों बहुत कुछ मिस कर रहे हो, एक बार देख लो। और इसका जो अनुवाद किया है हिंदी में वो किसने किया है? शंकर सेन जी ने। समझ में आया? क्लियर है? चलो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। और ये हमारा जो है क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का आखिरी पार्ट था। अब चलो एक हमारा वीडियो और बनेगा जो कि है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्लास 6 का। चलो जल्दी से मुझे बताओ ये पार्ट आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आ तो रही है? मैंने जो भी चीज़ें आपको अभी तक पढ़ाई है, क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं समस्त विद्यार्थियों से मैं पूछ रही हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? हिंदी से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप चाहो तो हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हो। और अगर आपको किसी और विषयों में भी दिक्कत हो, अगर आप किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बच्चों आप हमारे यहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना, फिर वो आप यूपी बोर्ड के हो, दिल्ली बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए भी क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो, आप ही लोग का फ़ायदा है इसमें। यहाँ तक सबको समझ में आया है? और अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ओपन करके गो थ्रू कर लो। देखो बच्चों, पढ़ाई तो करनी है, मुस्कुराते हुए करो, जिज्ञासा के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं मिलती हूँ जल्दी से आपसे एनसीईआरटी वाले वीडियो में, मिलते हैं फिर आपको वहाँ से। जय हिंद की हिंदी।